हेलो एवरीवन। हम लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बामनाबाद गांव में हैं। हम लोग मुर्शिदाबाद का ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो बिफोर ब्रिटिश राज भारत का सबसे समृद्ध मोस्ट कैपिटलिस्ट सिटी या तो फिर एक स्टेट कैपिटल माना जाता था। आज उसकी हालत आप सबको पता ही है, क्या आप न्यूज में देखते होंगे सब लोग। तो यहाँ की ये परिस्थिति है। तो हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे तो हमें लगा कि ये रिच इन हेरिटेज एंड कल्चर है। यहाँ से ब्रिटिशर्स को फाइनेंस होता था। ये वो कैपिटल है जहाँ पे बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और झारखंड 5 स्टेट एक थे पहले, और उसका कैपिटल था मुर्शिदाबाद। अभी तो जैसे जैसे 1950 के बाद हमारे अलग अलग स्टेट में फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड हुआ, पर वो ये शहर है मुर्शिदाबाद। उन्होंने खाली एक विचार को या एक आइडियोलॉजी को, या एक देश पहले है पार्टी बाद में है, एक पार्टी को समर्थन करने के लिए उनको क्या गुजरना पड़ रहा है, उनके क्या स्ट्रगल्स है, वो आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। यहाँ पर हम लोग जितना हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे कि आप लोगों को इन सब की आवाज आप तक पहुंचे। नमस्कार। हमारे यहाँ आया है बहुत दूरों से संपर्क करके मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि मुर्शिदाबाद के बारे में इन्होंने सुना है। तो घूमते घूमते इधर आया और मेरे साथ मुलाकात हुआ। तो मुर्शिदाबाद के और हमारे गांव के बारे में जानना चाहता है। ये जो हमारा बामनाबाद गांव है बांग्लादेश की बॉर्डर में, कैसा यहाँ का डेमोग्राफी है, कैसा चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन करेंगे और मैं जो भी हो सके बोलता हूँ। मुझे तो वो जानना है, मतलब आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, आप पॉलिटिकल बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे उसकी क्या परिस्थिति है और यहाँ पे आपको उसे सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं चेहरा दिखाना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो हालत है उससे मैं कह रहा था, लेकिन दिखाने से कोई मुझे डर नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ। मैं छोटे से ही संघ से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मुझे सिखाया गया कि राष्ट्र के हित में सभी काम करना है। यहाँ पर कोई रिलीजियन फैक्टर नहीं है, क्योंकि संघ हमें सिखाता था कि हर भारतीय हमारे प्रिय है। जो स्वामी विवेकानंद था, जो बोला था कि हर भारतीय मुची मेथर सभी हमारा भाई है। मैं भी मानता हूँ हर भारतीय जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है सब मेरा भाई है। इसलिए संघ से जुड़ा रहने के लिए मैं ये सब शिक्षा पाया। बाद में मैं राजनीति में आया। 2019 में पहला बड़ा पद मिला था मंडल अध्यक्ष का। 2 टर्म मैंने पूरा किया और अभी मैं एससी मोर्चे का जिला अध्यक्ष भाजपा का। तो मेरा ये सफर रहा है, कभी अच्छा है कभी बुरा वक्त भी आया। वो 2021 साल के विधानसभा निर्वाचन के बाद आया था, लेकिन वो दौर से मैं गुजरा हुआ हूँ। तो पॉलिटिकल यहाँ पर जो अलग स्टेट में जो होता है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल को मेन इशू किया जाता है। यहाँ पर पॉलिटिक्स मतलब यहाँ पर नैरेटिव सेट किया गया है। जो भाजपा करते हैं वो सांप्रदायिक है। बेसिकली हिंदू समाज जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है वो भाजपा का समर्थन करता है, लेकिन अलग पार्टी वालों ने क्या कहते हैं, जो भाजपा अर्थात बीजेपी से जुड़ा हुआ है वो सांप्रदायिक है, ऐसा नैरेटिव यहाँ पर चलाया गया। उसी के नतीजे में क्या हुआ, 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी क्षमता आने के लिए जो कोशिश कर रहा था उसके नहीं आ सके, 77 सीटों में सिमट गया। तो उस पर जब बीता, हर पश्चिम बंगाल के जो भाजपा समर्थक है उसके ऊपर जो बीता है वो हमारे साथ भी हुआ है। तब हमारे घर में पत्थर तोड़ा गया। मेरा एक 4 व्हीलर कार था उसको तोड़ा गया, टायर को काटा गया। यहाँ पर जो भाजपा समर्थक थे उसके ऊपर भी अटैक हुआ, उसके घर भर तोड़ा गया, किसी को मारा पीटा गया, ट्रैक्टर के टायर को कटा गया। जो गांव का जो गरीब आदमी है उसके घर बार तोड़ दिया। किसी लोगों को मारा गया, धमकी मिले है। वो यहाँ पर एक घर तो ऐसा है यहाँ से भाग ही गया, उधर मुर्शिदाबाद बरहमपुर में चला गया मजदूरी करके, वहाँ दिन गुजरता। मतलब ऐसा सिचुएशन 2021 में हुआ था। मैं भी 12 दिन मेरा घर में जो माँ बाबा भाई सभी लोग घर बार छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन ही ऐसा था। उसके बाद हम लोग वापस आए
ऐसा अभी चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ इधर हम लोग जो विश्वास रखते हैं कि राष्ट्रवाद, भाजपा का जो राष्ट्रवाद, देश पहले है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्ति है, व्यक्तित्व, ठीक है। तो ऐसा विश्वास रखने से क्या कोई सांप्रदायिक हो सकता है? यही मेरा क्वेश्चन है, जो कांग्रेस वालों से क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट वालों से क्वेश्चन है, टीएमसी वालों से क्वेश्चन है। और हमसे दूर रखा गया माइनॉरिटीज को। हर वक्त यही समझा जाता है कि भाजपा यानी कि सांप्रदायिक है, लेकिन वास्तव में क्या देखना पड़ता है? ममता बनर्जी क्या कर रहे थे? वो क्या सांप्रदायिक नहीं है? मुझे तो लगता है भाजपा सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक है ममता बनर्जी। कम्युनिस्ट राज में भी मैंने देखा ऐसा नहीं था, लेकिन अभी हो रहा है। देखा जाए 2026 में इलेक्शन में, उसके बाद हम लोग सरकार में आने के बाद ये जो नैरेटिव चलाया गया है बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, इसको तोड़ना है। ममता दीदी जिस तरह से सांप्रदायिक करती है, उनकी राजनीति कैसी है, वो उनके बारे में आप बोल सको कि वो क्या सांप्रदाय, जैसे हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्रवाद मतलब वो उसमें धर्म जाति तो एकदम लास्ट में आती ही नहीं है। राष्ट्रवाद मतलब जो राष्ट्र के लिए हित में काम करेगा वो हमारा है। तो ममता दीदी जो कर रही है वो ममता का क्या, उनका क्या है मतलब? मुझे लग रहा है क्या, जब ममता बनर्जी 34 साल का लेफ्ट शासन को हटा के जब वो आया था तो हम लोगों को लगा था कि बंगाल में एक परिवर्तन आएगा। जो बंगाल सपना देखा था रविंद्रनाथ, नजरुल का जो बंगाल है, विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस, वही बंगाल हमें मिलेगा। लेकिन क्या देखा, वोट बैंक की राजनीति में उन्होंने एक समुदाय को खुश रखने के लिए, उसको वोट बैंक बनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए जो काम कर रहे थे वही हमें सांप्रदायिक लग रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी जब ममता बनर्जी को लग रहा है कि जो वोट बैंक माइनॉरिटी वोट बैंक से डिवाइडेड हो गया, माइनॉरिटी वोट बैंक, उसके डर से अभी ममता बनर्जी क्या कर रहा है, हिंदू वोट को पाने के लिए सांप्रदायिक काम कर रहा है। मुझे लग रहा है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लग रहा है ये सांप्रदायिक। देखिए, हमारा जो राम मंदिर है 500 साल का जो लड़ाई के बाद मिला है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से मिला है। हम लोग भाजपा कहीं पर जबरदस्ती नहीं किया, राय से मिला है, लड़के मिला है, कानूनी प्रक्रिया से मिला है। और हर भारत के जो अधिवासी है भारतीय, उसको मान लिया। तो हम वहां पर वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो राम मंदिर बना है वो हमारे सनातनी के पैसे से बना है। वहां तो सरकारी कोई रुपए, एक भी रुपए वहां पर नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी क्या कर, ममता बनर्जी यहाँ पर जगन्नाथ जो मंदिर है पुरी का, उसका यह दीघा पे जो करा है कल्चरल सेंटर नाम दे के जगन्नाथ मंदिर, वो सरकारी रुपए से हो रहा है। तो यही तो सांप्रदायिक है। सरकारी पैसे से मंदिर क्यों बनेगा? सरकारी पैसे से मस्जिद क्यों बनेगा? सरकारी पैसे से हॉस्पिटल चलेगा, स्कूल होगा, अच्छा रखने के लिए गार्डन होगा, पार्क होगा, ऐसा होगा। देश हित में काम करना पड़ेगा सरकारी पैसे को। लेकिन आप मंदिर और मस्जिद भाता है कैसे रहेगा? मुअज्जिम को आप खुश रखने के लिए मुअज्जिम भाता, पुरोहित के खुश रखने के लिए पुरोहित भाता। बेकार युवक जो है, युवा है, इधर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 26,000 नौकरी गया, उसको आप काम देने की वजह से आप क्या कर रहे हैं? अब भाता घोषित कर रहे हैं। 1-1,500 रुपए में क्या होगा? ऐसे तो एक स्टेट नहीं चल सकता है ना, ऐसे तो देश नहीं चल सकता है। तो ममता बनर्जी एक ही काम कर रहा है, वो काम है वोट बैंक की राजनीति। और वोट बैंक की राजनीति करने से ही एक समुदाय को वो बरगला कर और एक संप्रदाय के ऊपर अटैक कर रहा है। यही तो काम कर रहा है ना, लड़ा रहा है। लेकिन हमारे हिंदू मुस्लिम में हमारे यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं था, हम लोग साथ में चलते थे, अभी भी चल रहा है। लेकिन राजनीति इधर आ गया तो ऐसा सिचुएशन 2021 में जो हुआ था, 2019 में जो हुआ था, 26 में क्या होगा? 26 में नहीं होगा, मतलब 26 में तो भाजपा क्षमता में आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अपने युवाओं के लिए बात करें कि उनको ऐसे भाता दे के, उनके लिए नौकरी नहीं बनानी पर उनको भाता दे देना है, बस उनको उनका गुलाम बना के रखना है, उनको मतलब बोलते हैं हमारे गुजरात अपंग बना देना है। हाँ। कुछ का उनका टैलेंट तो उनको कोई उनकी परवाह ही नहीं है। मतलब उसके लिए मतलब ये तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। युवाओं से भविष्य, सबसे बड़ा युवा धन हमारे देश के पास है, और ये परिस्थिति अगर हो रही है तो फिर बहुत ही गलत है। मुझे थोड़ा इलेक्शन के बारे में जानना है कि अब जैसे कि बूथ कैप्चरिंग यहाँ पे बहुत हो रहा था और होता है, तो आपको गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट है कि कैसे यहाँ पे इलेक्शन हो, किस तरीके से इलेक्शन हो? क्योंकि 2026 पे बंगाल में अगर बीजेपी नहीं आई तो क्या परिणाम हो सकता है, वो सब हमें जानना है।
पश्चिम बंगाल के राजनीति के लिए ये हमारा डर की बात है, क्योंकि यहाँ पर वोट आने से क्या होता है, कोई कुछ आदमी जो इस प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना चाहता है, वो लोग घर से वोट नहीं करने आते हैं। डर के मारे वोट करने नहीं जा रहे हैं। उससे क्या होता है, जो मतलब ये जो इलेक्शन का मतलब जो लोग समझते हैं वो लोग ही बाहर नहीं आ रहे, और जो लोग कम समझ रहे, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, मतलब समाज के उच्च स्तरीय व्यक्ति जो समझते हैं, मतलब जो लोग गणतंत्र प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, समझते हैं, वो लोग वोट नहीं कर रहा है। शहर में आप देखिए। तो मैं कहना चाहता हूँ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी, क्योंकि यहाँ पर उसका भूमिका भी बहुत ही रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि पिछले बार 19-21 में जो हुआ वो रिपीट ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वोट का आतंक दिल से निकल जाना चाहिए, ऐसा सिचुएशन करना चाहिए। इससे सेंट्रल फोर्स का भूमिका भी है, स्टेट पुलिस का भी भूमिका है, सरकार का भूमिका भी है। हम लोग कहते हैं बंगाल में जब वोट आए तो उसको उत्सव में मनाना चाहते हैं पिछले दिन, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति के मन में डर सता रहा है कि वोट आएगा तो खून खराबा होगा, हंगामा होगा, सांप्रदायिक संप्रीति बिगड़ सकता है। ऐसा डर की माहौल क्यों है? जो जिसे चाहेगा वो उसे वोट करेगा, वो वही कुर्सी में आएगा। ऐसे बूथ कैप्चरिंग का भाई क्या जरूरत है? लोगों को मारने पीटने का भाई क्या जरूरत है? धमकाने के भाई क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। गणतंत्र का उत्सव, हर लोग शामिल हो सकता है। ये तो एक त्योहार है। इलेक्शन मतलब एक त्योहार होता है। हमारे एक पता है राम मतलब जब राम जी अयोध्या आए थे तो जो उत्साह हुआ था, वैसा एक उत्साह है एक इलेक्शन। वो तो थोड़ी खून खराबा है, और इन लोगों ने कैसी राजनीति कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। वही है। और मुझे वो जानना था कि अगर 2026 पे इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे बीजेपी नहीं आया तो आप लोगों की परिस्थिति क्या हो सकती है? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के स्पेशली कार्यकर्ता हो, और पिछले पास्ट का जो रिकॉर्ड बोल रहा है वो बहुत बुरा बोल रहा है, मतलब वो भयानक है। मतलब जितनी बार बात करे, जितने लोगों से बात करे, उन लोगों की हर लोगों के जो साथ बीता है वो तो बोली असहनीय है। तो अगर वो 2026 के बाद इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे तो 100% रिजल्ट आने वाला है, पर कुछ भी हुआ तो आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन आ सकती है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ आपको और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार भाजपा जरूर आएगा मतलब आ गया, वो तो लोगों से दिख रहा है। तो आपकी बातों से मैं ये कहना चाहता, अगर नहीं आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा सिचुएशन आएगा क्या नहीं आएगा ये तो मेरे हाथ में नहीं है। हम लोग तो कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर कोई तकलीफ में कोई आए, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मुझसे क्या जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारे साथ में जो जुड़ा हुआ है भाजपा कार्यकर्ता, उसके लिए डर लगता है। और मतलब आपको यहाँ छोड़ने की भी नौबत आ सकती है? वो आ सकता है जरूर, क्योंकि पिछली बार जो हुआ 12 दिन मैं घर से बाहर था, पूरा परिवार। ऐसा 26 में अगर टीएमसी वालों आए तो वो लोग क्या करे, मैं क्या बोलूं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी आए ऐसा सिचुएशन किसी के भी ना आए तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसके अलावा तो कोई आने नहीं वाली। हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हर जगह पे जाके सबसे यही प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग हिम्मत रखिए और आप लोगों को जितना भी हो सके उतनी मेहनत करके लोगों से जुड़ा के, और हमारी भी सरकार से भी एक ही रिक्वेस्ट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दीजिए। वोटिंग फ्री एंड फेयर और रिजल्ट काउंटिंग फ्री एंड फेयर, दो चीजें प्रॉपरली करवा देंगे तो मुझे लग रहा है तो बीजेपी को और कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। वैसी परिस्थिति हो गई है। और मुझे दूसरा सुनना था कि बॉर्डर के बारे में थोड़ा पूछना था कि आप मुर्शिदाबाद से 5 किलोमीटर में बॉर्डर है, यहाँ पे 5 किलोमीटर में बॉर्डर है, वो बॉर्डर खुली है। तो वो खुली है, वो क्यों रीजन है? सब लोग ब्लेम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया। सब लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी को बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है, बीजेपी को भी चाहिए कि बांग्लादेश के लोग अंदर आए, क्योंकि वो तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ, और बीजेपी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी देश के सिक्योरिटी के लिए। वो कभी भी कुछ भी होगा, खुद के परिवार को छोड़ के एक आदमी बाहर निकलने वाला कभी भी
देश के लिए निकलने वाला कभी भी नहीं सोचेगा कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ भी आए, एक एक पत्थर भी उनका हमें नहीं चाहिए। तो इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो ये सवाल जो बीजेपी पे उठते हैं, तो उसमें हमें लोगों को क्लैरिटी देनी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है बॉर्डर पे, तो फिर बांग्लादेशी लोग अंदर कैसे आ रहे हैं, और टीएमसी का इसमें क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, और बॉर्डर यहाँ पे बीएसएफ की बॉर्डर है पर वहाँ पे फेंसिंग नहीं है, तो वो किसने नहीं करवाई, क्या रीजन है, वो सब हमें जानना है। यहाँ से लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। मैं बॉर्डर का ही हूँ, तो बहुत दिनों का अनुभव मेरा है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर है वो फेंसिंग नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? सेंट्रल तो चाह रहा है कि आप हमें जमीन दे दो, हम फेंसिंग करेंगे। तो जमीन तो सेंट्रल नहीं ले सकते, गवर्नमेंट के पास ही लेना पड़ता है क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। तो ममता बनर्जी जमीन अगर दे दे तो फेंसिंग हो जाए, उसके बाद सेंट्रल पे क्वेश्चन उठाना सही होगा। अभी तो फेंसिंग के लिए आप जमीन नहीं दिया है, फेंसिंग नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो बॉर्डर है बीएसएफ का पोस्ट है, पोस्ट के अंदर तो 200, 250, 500, कभी कहीं 500 मीटर का फैसला है। तो उसके अंदर से अगर कोई आ जाए, मैं नहीं जानता कैसे आता है, किधर से आता है। बीएसएफ तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा से ड्यूटी करता है, मुझे पता है यहाँ पर ड्यूटी टाइट है। हम लोग भी सिक्योरिटी टाइट है, सिक्योरिटी टाइट, बहुत टाइट। तो उसके अंदर से भी अगर आ जाए, अगर अंदर घुस गया है, वो लोग तो मतलब गलत करने वाले तो कहीं से भी गलत और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है फेंसिंग नहीं करने का, मतलब कुछ तो गलत करने का सोच रहे हैं वो लोग, कुछ तो। मैं कहना चाहता हूँ अगर आ जाए तो अंदर आने के बाद किसका अंदर पड़ता है? स्टेट गवर्नमेंट की। हाँ, तो उसका भी तो दायित्व बनता है, बॉर्डर को सही तरह से देखने का। कोई आता है, कोई जाता है, उसका भी तो कुछ ना कुछ जैसे, क्योंकि भारत का अंदर ही है, पश्चिम बंगाल है। अगर आ ही गए तो उसको वोटर कार्ड कहाँ से मिलता है, आधार कार्ड कहाँ से मिलता है? वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट देता है। तो उसका रोल भी होना चाहिए राष्ट्रपति के हित में कि अनुप्रवेश नहीं हो, रोहिंग्या नहीं आए, एक भी नहीं आना चाहिए, एक भी नहीं आना चाहिए, इनका भी नहीं आना चाहिए उनका। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल अच्छा होना चाहिए राष्ट्रपति के हित में। अनुप्रवेश क्यों होगा? इधर नहीं होना चाहिए। भाजपा तो हर वक्त कहता है अनुप्रवेश किया हुआ व्यक्ति को हम भगाएंगे, ऐसा करेंगे भी। हाँ, भगाएंगे, सबको भगाएंगे, क्योंकि किसी को कोई। लेकिन यहाँ का जो लोग हैं उनका हक है, उनका हक जितना हिंदुओं का हक है उतना ही सब समुदाय का हक है। ये भारत को जो भारत देश जिनका है उनका ही हक है, बाकी बाहर बंदे का किसी के भी हक नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड नहीं दी। ऐसा एक एग्जांपल दूसरा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मुंबई, दिल्ली, अपना अहमदाबाद और मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा था। तो गुजरात गवर्नमेंट अभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सेंट्रल से था, उन लोगों ने फंड एलोकेशन कर दिया था। गुजरात गवर्नमेंट के अभी लैंड देना स्टेट गवर्नमेंट के पास में हाथ में होता है, तो गुजरात गवर्नमेंट लैंड दे दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में दूसरा गवर्नमेंट था, कांग्रेस, आपको पता ही होगा, उन लोगों ने नहीं दिया था, तब भी ये डिस्प्यूट हुआ था। सेम वो तो छोटा बात है, ये तो नेशनल सिक्योरिटी की बात, वो देश के विकास की बात है, वो देश के विकास में वो लोग बाधा बन रहे हैं। तो देश के भविष्य के ऊपर, देश की सिक्योरिटी ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर बाधा बन, मतलब बहुत गलत हो रहा है ये तो ये सिचुएशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड भी दे दिया है, सब कुछ हो गया है, पर यहाँ पे इन लोगों की नीयत नहीं है, इनको बॉर्डर बनाने देना नहीं है, यही मेन मुद्दा है। मैं 2026 जो इलेक्शन आ रहा है, मैं हर राजनीतिक नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा गांव क्या, हर बंगाल में गांव में जो इलेक्शन होगा उससे एक भी बूंद खून का कतरा नहीं पाए। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन सब भाई हैं। वोट किसको करना है वो जाने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बस ऐसा।